हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने फर्स्ट क्लास में है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास एसएमई की। एसएमई का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। यानी हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, उसके लिए जो जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत थी वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया फर्स्ट और सेकेंड सेम में। डेट वाज एमएमई 1 एंड एमएमई 2। उसका भी नेम था मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब एसएमई आ गया है। एसएमई के साथ क्या है कि पहले ना एसएमई के दो पार्ट होते थे, लेकिन अब टाइम कंजम्पशन की वजह से डीयू ने एसएमई को एक ही सेमेस्टर में डाल दिया है। एसएमई सिर्फ, ना एसएमई 1 ना एसएमई 2। कुछ टॉपिक्स उड़ा दिया इन्होंने सिलेबस से, लेकिन उन टॉपिक्स की जरूरत हमें कहीं ना कहीं पड़ जाती है। मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे, मीन मीडियन मोड आ जाएगा, कहीं भी डिस्पर्शन आ जाएगा, कहीं भी वेरिएंस आ जाएगा, कहीं भी स्क्यूनेस आ जाएगा, कहीं भी कर्टोसिस आ जाएगा। और ये सारा कुछ आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। आपके सिलेबस में स्टार्ट होता है मेन सिलेबस प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन से। और ये एसएमई उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो साइड में भी लाइक ये कर रहे हैं, एक्चुरियल कर रहे हैं या कुछ और कोर्सेज कर रहे हैं, उनको भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। और हम लोग पढ़ तो रहे हैं एसएमई, लेकिन पता है इसका यूज़ का है? फोर्थ सेम में बहुत ज़्यादा यूज़ है। फोर्थ सेम में बहुत ज़्यादा यूज़ है। फोर्थ सेम में एक पेपर आता है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स में पूरा का पूरा एसएमई यूज़ होना है। अगर एसएमई आप ढंग से नहीं पढ़े रहोगे तो फिर इकोट्रिक्स नहीं समझ में आने वाला। और इकोट्रिक्स में तो बच्चे रोते हैं, इकोट्रिक्स में तो 10-10 चैप्टर हैं और सभी लेंदी लेंदी। मतलब तीनों सेमेस्टर मिला दो, एमएमई 1 एमएमई 2 और एसएमई, तीनों मिला करके एक इकोट्रिक्स अकेले हो जाता है। तो अब बहुत हो गया। अब आपको मैंने इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस समझा दिया है। और इसका मैंने देखा है कि थर्ड ईयर में भी कुछ पेपर्स हैं आपके माइक्रो मैक्रो के, उन सब में भी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। तो कुछ टॉपिक जो डीयू ने उड़ा दिया, सीधा प्रोबेबिलिटी से मेन आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। फर्स्ट चैप्टर में खाली थोड़ा बहुत हिस्टोग्राम, हल्का फुल्का ट्रिम्ड मीन, ये सब डाल दिया है। लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ बेसिक्स इंक्लूड किया है। जो बेसिक्स पढ़े बगैर आगे हम नहीं बढ़ेंगे। अगर ये बेसिक्स में 4-5 क्लास लग जाता है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा एक बेस स्ट्रांग बन जाएगा। फिर आगे कोई भी टर्म कहीं भी यूज होगा तो हम उस टर्म को जान रहे होंगे कि ये कैसे निकलता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ दिस, व्हाट इज यूज ऑफ दिस, कैसे कैसे डेटा में किस किस तरीके से निकालते हैं। तो अभी 3 to 4 क्लासेस जब तक बेसिक्स चलेगा तब तक ये हमारा चैप्टर 1 के पहले का बेसिक्स है, ये आपको पढ़ना है। इससे एग्जाम में नहीं आना, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जो एग्जाम में आने वाला टॉपिक होगा वो हम आपको बता देंगे कि अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो बेसिक्स आप समझ चुके हैं, जो डीयू ने कुछ सिलेबस कट कर दिया था लेकिन जरूरी है आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चे बेसिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होगा? आपने 11th-12th में भी हो सकता है पढ़ा होगा। पहला टॉपिक होगा इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी तो वो रिवीजन भी हो जाएगा, और कुछ एडवांस लेवल पे हम लोग जो यूज़ करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। सेंट्रल टेंडेंसीज यानी जिसको हम लोग कहते हैं एवरेजेस। जिसको हम लोग कहते हैं क्या? एवरेजेस। इसमें बच्चे हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड। मीन के लिए सिंबल हो जाता है एक्स मीन। आगे चल करके देखेंगे पॉपुलेशन मीन के लिए म्यू, चैप्टर 1 में सीखेंगे हम लोग। मीडियन के लिए हम लोग एम ई यूज करेंगे। डिवोर में एक्स और टिल्डे वेव लाइक साइन यूज करते हैं मीडियन के लिए। मोड के लिए हम लोग एम ओ यूज करेंगे। होता तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमें नहीं करना। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमें नहीं करना, एज सच इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, इसलिए इसको बेसिक्स में इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। तो बेसिक्स का ये पहला टॉपिक होगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। और इसमें जो न्यू टॉपिक है वो न्यू टॉपिक क्या है? जैसे ट्रिम्ड मीन। ट्रिम्ड मीन आज से पहले आपने नहीं पढ़ा। ट्रिम्ड मीन आज से पहले आपने नहीं पढ़ा। ट्रिम्ड मीन में जैसे 10% हटाना है तो शुरुआत का 10% डेटा रिमूव कर दो, लास्ट का 10% डेटा रिमूव कर दो। अब जो बचा उसका एवरेज निकालो। अब आप कहोगे मैम ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? मान लो जैसे अगर क्लास में बच्चे हैं तो 40% बच्चे फेल कर रहे हैं, 40% बच्चे टॉप कर रहे हैं, लेकिन मुझे एवरेज बच्चे चाहिए, तो 40% इधर से हटा दो, 40% उधर से हटा दो। जो 20% एवरेज बच्चे हैं उनका एवरेज मार्क्स मुझे पता लगाना है कि ना टॉप के बच्चे ना फेलियर बच्चे, जो बच्चे पास कर रहे हैं एवरेज पासिंग मार्क्स क्या है, तो उसके लिए हम लोग ट्रिम्ड मीन निकाल सकते हैं।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, देखेंगे हम लोग। टैक्स कैलकुलेशन में इनकम का एवरेज इनकम कितना होना चाहिए, सारा कुछ टैक्स स्लैब जो हम लोग डिसाइड करते हैं वो भी ट्रिम्ड मीन के बेसिस पे होता है, सारा कुछ आगे देखेंगे। उसके बाद से नया होगा आपके लिए, जो ग्रीन में लिख रहे हैं ये आपके लिए नया होगा, मैथमेटिकल। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ग्रीन में ताकि आप अपने नोटबुक में लिखें। एक बात और, हम लोग स्पीड थोड़ा मॉडरेट रखते हैं ताकि बच्चे आप लोग नोटबुक में कॉपी कर सको मेरे साथ साथ। साथ साथ अगर कॉपी करते हो तो ये बेस्ट तरीका है। इससे क्या होगा ना कि आपको वीडियो देखने का प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे वीडियो देख करके फिर से नोट्स बनाना है, ये प्रेशर नहीं रहेगा। आप साथ साथ नोट कर लोगे तो बहुत अच्छा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। कभी मान लो कि कभी कभी ना टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, मान लो मैंने ये क्लास पूरी रिकॉर्ड की, मेरा वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, कभी ऐसा हो जाता है। फिर बाद में हम लोग क्लास जरूर बना देते हैं, लेकिन तब तक तो आपका फिर स्टडी जो है वो रुक जाएगा ना, जो बच्चे लाइव क्लास में आते हैं। तो अगर आप नोट्स लिखते हो, अगर आप नोट्स लिखते हो तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने लेवल पे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो और वीडियो देखने का प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे स्लो लिखते हैं, अगर समझने का आप रिस्क ले रहे हो तो मत लिखो, पहले मेरी क्लास में समझो, बाद में फिर आप वीडियो को फास्ट कर करके पॉज कर करके आप अपना नोट्स बना सकते हो। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रखते, मॉडरेट स्पीड पे पढ़ाते हैं। अगर आप साथ में नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लो, अभी भी देर नहीं हुआ, जल्दी से एक नोटबुक लेकर के बैठो, पेन और पेपर, और लिखना शुरू कर दो। तो जो ग्रीन में लिख रहे हैं, तो जब ये टॉपिक करा रहे होंगे तो भी हम स्टार लगाते हैं जरूरी, क्योंकि ये सब पेपर में आते हैं। जो ग्रीन में लिख रहे हैं ये आपके पेपर में आता है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, इसका प्रूफ आता है बच्चे आपके पेपर में। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन ये आता है आपके पेपर में, सब प्रूफ करेंगे। 3-4 प्रॉपर्टीज है, सबका प्रूफ करना है। मीडियन से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसी के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स। ये भी आपने पहले नहीं पढ़ा होगा शायद, या आईसीएसई से कुछ बच्चे हो सकते हैं तो हो सकता है उन लोगों ने पढ़ा होगा, सीबीएसई में ये नहीं पढ़ाया जाता। क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स होते हैं D1 से D10 तक, परसेंटाइल होते हैं P1 से लेकर के P100 तक। ये सारा कुछ न्यू कॉन्सेप्ट होगा जो कि हम लोग पढ़ेंगे। मोड, मोड आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि आपके कोर्स में बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। तो बेसिक्स के साथ साथ जब जो एग्जाम वाला आएगा उस पर हम खुद ब खुद स्टार लगा देंगे, तो आप उसको पॉइंट नोट करना। ये फर्स्ट टॉपिक होगा बेसिक्स का। सेकंड होगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें कुछ टॉपिक्स हम लोग करेंगे कवर। पहला होगा हमारा रेंज, ये 6 to 7 क्लासेस जाता है, ये जाता है बेसिक्स, लेकिन ये सेफ रास्ता है। एक बार बेसिक्स कर लो, टेंशन फ्री हो जाओ। रेंज, उसके बाद से आ जाएगा हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, फिर सेमी क्वार्टाइल रेंज इसी से रिलेटेड, फिर मीन डेविएशन, उसके बाद से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर चैप्टर में यूज होगा। सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ में स्टैंडर्ड डेविएशन हर जगह यूज होना है आपका। उसके बाद से आ जाएगा सीवी, ये सब सीवी वीवी आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, वही है, सेम है। उसके बाद से आ जाएंगे मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, कर्टोसिस एंड दिस, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। हो सकता है इकोनॉमिक्स में भी आपने ये पढ़ा होगा, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, लेकिन यहाँ भी हमें पढ़ना है। यहाँ पर मोमेंट निकालना हम लोग सीखेंगे, मोमेंट के थ्रू पढ़ना है। तो इसमें पढ़ेंगे स्क्यूनेस, कर्टोसिस और ग्राफिकल नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल नेचर, डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल नेचर, इतना हम लोग कवर करेंगे, ग्राफिकल नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझ में आ गया कि बेसिक्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बेसिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चे, वो है मेजर्स ऑफ एवरेजेस, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसीज, जिसमें हम लोग मीन मीडियन मोड करेंगे। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बी रेडी। तो लिख दिया मैंने हेडिंग एवरेजेस। अब बात आती है कि एवरेजेस की जरूरत क्यों पड़ गई। मान लो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर हमें इंडिया और यूएसए का अगर इकोनॉमी चेक करना है तो एक और अच्छा फैक्टर होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जिस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा हम कहेंगे वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। तो उसके लिए अब हम जब कंपैरिजन करेंगे एवरेज सैलरी, मान लो अगर मुझे दो कंट्री का कंपेयर करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया से बहुत रिच पीपल का ले लेंगे सैलरी और यूएसए से किसी क्लर्क का ले लेंगे कंपेयर करके, फिर हम कहेंगे कि इंडिया में एवरेज सैलरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, यहाँ परचेजिंग पावर ज़्यादा है, यहाँ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसलिए इंडिया इज़ मोर डेवलप्ड देन अमेरिका।
ऐसे हम किसी भी, अब आप इसको ज़्यादा दिल पे ना ले लें, कंट्री 1 कंट्री 2 ही कर लें, तो ऐसे हम किसी दो कंट्री को सीधा एक सिंगल इंडिविजुअल मेंबर के बेसिस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में अगर ज़्यादा इनकम है तो पॉपुलेशन भी तो कितना ज़्यादा है ना, तो पर हेड इनकम निकल करके क्या आ गया, कम आ गया। तो हर इंसान की परचेसिंग पावर कम हो गई, कम उनके पास पैसे हैं, तो फिर एवरेज सैलरी भी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उसके लिए बच्चे हम लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज सैलरी ऑफ इंडिया। तो टोटल, एक लगभग टोटल इनकम जो होगा इंडिया का, फिर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, पर हेड सैलरी आएगा, फिर ऐसे ही दूसरे कंट्री के साथ करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, तब हम एक किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, व्हेन वी हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, तो एक सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करना सही नहीं होता। अगर पूरे दो ग्रुप को कंपेयर करना है तो फिर एवरेज इज अ गुड मेजर ऑफ कंपैरिजन। एवरेज निकाल करके फिर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी हैव टू ग्रुप्स, तो कंपैरिजन के लिए एवरेज का यूज किया जाता है। लेकिन अब डेटा के बारे में सबसे पहले आपको जानना है कि डेटा, व्हाट इज डेटा? कलेक्शन ऑफ, यस, कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। अभी बच्चे स्टार्ट ही हुआ है, जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक हमारे बेसिक्स का स्टार्ट हुआ है। आप लोग देख लें, अभी मैंने बस डिस्कस किया था कि बेसिक्स में हम लोग ये 3 टॉपिक करेंगे। दिस वन मेजर्स ऑफ एवरेजेस, जिसमें मीन मीडियन मोड होगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, और जिसमें से पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है और कुछ मैंने पढ़ने का तरीका बताया था। ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आपको आज के आज ही, यूट्यूब पे लिंक इसका मिल जाएगा, आप देख सकते हो, इसलिए कोई चीज़ आपका मिस नहीं हुआ, आप इसको फिर से दोबारा देख सकते हो। कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर फर्दर कैलकुलेशन, फर्दर कैलकुलेशन। मान लो मैंने अगर डीयू के बच्चों की एवरेज हाइट निकालने की बात की, तो मेरे पास एक शीट पे बच्चों का नेम और उनके हाइट्स लिखे हुए आएंगे। ये एवरेज तो नहीं हुआ ना, ये रॉ इन्फॉर्मेशन है। रॉ इन्फॉर्मेशन मतलब अभी इस पे कोई कैलकुलेशन नहीं किया गया है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया गया, सो इट इज कॉल्ड रॉ इन्फॉर्मेशन। अब हम जब इसका एवरेज निकालेंगे, सभी बच्चों का हाइट ऐड करके और फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट सम एवरेज, दैट इज कॉल्ड कुक्ड इन्फॉर्मेशन। ऐसा वर्ड यूज किया जाता है स्टैट्स में, ये मजाक नहीं चल रहा है, रॉ इन्फॉर्मेशन एंड कुक्ड इन्फॉर्मेशन। तो डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ इन्फॉर्मेशन विच इज यूज फॉर फर्दर कैलकुलेशन। अब डेटा हैंडलिंग की बात आती है बच्चे, कि डेटा को हम हैंडल कैसे करते हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि नहीं, अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन है तो सिंगल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेटम, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डाटा डाटा बोलते हैं, तो आज के बाद से आप डाटा वर्ड नहीं बोलोगे, आप डेटा बोलोगे। क्या बोलोगे? डेटा। और अगर सिंगल बच्चे का कोई अगर आपके पास रिकॉर्ड आता है तो आप उसको बोलोगे डेटम। प्लीज प्रोवाइड मी द डेटम, लाइक दिस वे वी यूज द सेंटेंस। डाटा कोई नहीं बोलेगा, वी विल यूज डेटा। नाउ डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग में जब व्हेन वी हैव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, तो उसको कैसे स्टोर किया जाए। देन वी हैव तीन मेथड है हमारे पास। डेटा को हैंडल करते हैं हम लोग इंडिविजुअल, कुछ याद आ रहा है डेटा सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज। अगर किसी को आइडिया है तो इंडिविजुअल के बारे में, डिस्क्रीट के बारे में और कॉन्टिन्यूस के बारे में आप लोग अपना आइडिया शेयर कर सकते हो। यस बच्चे, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि डू यू नो अबाउट इंडिविजुअल सीरीज, इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है। बोलो बच्चे, किसी को जिनको भी आइडिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप अपना नाम बताना। निमिषा, ओके। नाउ सी, इंडिविजुअल में खाली एक्स होगा बच्चे, बिल्कुल सही कहा आपने, एक्स होगा। 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर अरेंज कर दिया, और एक भी डेटा को हम रिपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम सबको बिल्कुल इंडिविजुअली रखना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन कभी कभी कोई डेटा रिपीट हो जाता है, तो इसमें एक्स और एफ होगा। मान लो अगर ये 1 3 टाइम्स आ रहा है, 2 अगर 5 टाइम्स आ रहा है, लाइक दिस वे, तो कोई डेटा अगर बहुत ज़्यादा रिपीटेड है तो बार बार उसको लिख करके ज़्यादा हम अपना टाइम कंज्यूम क्यों करें, स्पेस क्यों कंज्यूम करें, उसको डिस्क्रीट में अरेंज कर सकते हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा गैप है सब में, तो वहाँ पर क्लास बना लेते हैं हम लोग, क्लास और फ्रीक्वेंसी।
मतलब डेटा कुछ ऐसा है कि 0 से 10 के बीच में आ रहे हैं 10 डेटा, 10 to 20 के बीच में आ रहे हैं 15 डेटा, लाइक दिस वे। ठीक है, 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं 7 डेटा, लाइक दिस वे। तो इस तरीके से जो डेटा को अरेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस, और ये हमारा कहलाता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस एंड इंडिविजुअल। अगर ये मीटिंग बीच में ख़त्म हो जाती है तो नेक्स्ट मीटिंग आपको खुद ब खुद ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो 2 से 3 मीटिंग हमारी एक क्लास में लगती है। आज के क्लास में 2 ही मीटिंग लगेगी। नेक्स्ट टाइम से जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग शेड्यूल पे, तो देन वी विल हैव 2 to 3 मीटिंग्स। तो आज बच्चे आप लोग 2 मिनट के गैप पे नेक्स्ट मीटिंग आप लोग खुद ज्वाइन करोगे। सेम लिंक होगा, सेम सब कुछ होगा। तो डेटा अब आपको पता लग गया, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए कि एसएमई में कैसे पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, तो आप हमारा वीडियो देखना, हाउ टू स्टडी एसएमई। ये मत समझना कि इतना इजी सिलेबस है, ये तो मैं खुद ही कर लूँगा। ये तो बच्चे बेसिक से, इसमें से तो कुछ आना ही नहीं है पेपर में। जो मेन टॉपिक होगा वो तो कुछ और ही होगा। तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अब हम लोग बच्चे एवरेज पे पढ़ रहे हैं। एवरेज, एवरेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हेन वी हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, तो एक एक को कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, तो पूरे का कलेक्टिव एक ऐसा डेटा निकालेंगे जो हर डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे हमारे कंट्री से मैंने सुबह उठा और न्यूज में देखा कि इंडिया ने इस ट्रीटी पे साइन किया है, इस पैक्ट पे साइन किया है। आई वॉज सो मच सरप्राइज कि मेरे से तो किसी ने नहीं पूछा, मेरे से तो कोई साइन नहीं ले गया, तो पूरा इंडिया कैसे साइन कर दिया? तो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इसका प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहीं भी साइन करेंगे तो वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट। तो वही चीज होता है, डेटा का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो होता है एवरेज। एवरेज की जो प्रॉपर्टी होगी मोर और लेस सारे डेटा की वही प्रॉपर्टी होगी। तो एवरेज की डेफिनेशन होती है सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल डेटा। समझ में आ गई बात? सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल डेटा, विच रिप्रेजेंट्स दी होल डेटा, पूरे डेटा को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग कहते हैं एवरेज। एवरेज में मैंने आपको बताया हमें पढ़ना है मीन, मीन के बारे में पढ़ना है, मीडियन, मीडियन के बारे में भी पढ़ना है। एक एक करके सबको देखेंगे। आज तो मीन ही हो पाएगा क्योंकि मीन में बहुत कुछ है, ट्रिम्ड मीन है, ट्रिम्ड मीन तो खैर आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वो सब है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है जो कि प्रूव करने में टाइम लगता है। तो ये हो गया मीन, मीडियन एंड मोड, जिसमें से पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मीन। अब बच्चे मीन जब आप निकालोगे तो आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो डिपेंड करता है कि आपको डेटा किस तरीके से अरेंज करके दिया जा रहा है। आपको डेटा इंडिविजुअल में दिया जा रहा है, इंडिविजुअल फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है, या डिस्क्रीट फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है, या फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस किस फॉर्म में किया जा रहा है? तो सबसे पहले हम लोग यही चेक करेंगे कि हमें डेटा इंडिविजुअल दिया गया है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल में हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में भी यही दोनों मेथड है, नाम सेम है, थोड़ा सा बस फर्क है, डायरेक्ट, दूसरा है शॉर्टकट। शॉर्टकट का फिर से वही एज्यूम्ड मीन मेथड। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में देयर आर 3 मेथड्स, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तीसरा क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। एक एक करके तीनों मेथड को हम लोग देखते हैं। पढ़े इंडिविजुअल की तरफ। एग्जाम में नहीं पूछेंगे ये मीन, तो कहीं एक जगह बस समझ लो कि मीन की जरूरत है तो हमें इतना सब कुछ आता है तो मीन हम निकाल लेंगे, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, अब देखो जरा इंडिविजुअल में, मान लो इंडिविजुअल में भी हम लोग फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, कौन सा? डायरेक्ट मेथड। मान लो हमें एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये इजी होता है इसलिए ले लेते हैं, ये रटा हुआ था हर टीचर को, इसका सम हो गया 15, 5 या डिवाइड कर दिया 3 आ गया। तो इस पे आपको नहीं जाना है, कुछ और भी डेटा हो सकता है। तो देखो डायरेक्ट मेथड कहता है मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन।
पता है अनपढ़ लोग भी जो है ना वो एवरेज निकालते हैं, अपनी लाइफ में यूज करते हैं। आप याद करो जरा, अगर आप 2-3 सिबलिंग्स हो, ब्रदर सिस्टर हो, जैसे मेरे 2 सिबलिंग्स और हैं, लाइक 2 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। तो जो भी रिलेटिव आते हैं, अगर कुछ गिफ्ट नहीं ले पाए, रात को आ रहे हैं या कुछ, तो वो कुछ मनी दे करके जाते हैं ना गिफ्ट में कि बच्चे चॉकलेट खा लेना, मिठाई खा लेना। तो सबको अलग अलग दे दिया, तो फिर हम लोगों में हो जाता था फाइट, तुम्हें ज़्यादा क्यों मुझे कम क्यों। तो फिर मदर या फादर आकर के सबके पैसे कलेक्ट करते थे, इक्वली डिवाइड कर देते थे। अगर तीनों का सम 300 आ गया तो सबको 100 दे दिया। या फिर बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट होता था या चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होता था, कोई भी चीज़, तो एवरेज निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो हम लोग एवरेज करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। आज स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं तो पहला फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड विथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे बॉक्स में आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उसको हम लोग शेड कर देते हैं कलर में, तो वो आपको पॉइंट नोट करना है। अब तो सिंपल हो गया। तो मीन इज इक्वल टू, बताओ तो सबका सम कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, 15/5 दैट इज इक्वल टू 3। तो मीन इज 3। तो डायरेक्ट में कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है सीधा उसका सम करना और n से डिवाइड कर देना। सो सिंपल, ये आप लोगों को पहले से भी पता है। नेक्स्ट इज शॉर्टकट। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो आप बीच में ही टोक करके पूछ सकते हो। लाइव क्लास का मतलब ही यही होता है, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग ही पढ़ लो अगर कुछ नहीं पूछना है तो। शॉर्टकट, कभी कभी डेटा ना सिमिलर होते हैं, लाइक 612, 615, 618, 611, 617। ठीक है, अब इनका एवरेज निकालना है। अब डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो अगर आपके पास कैलकुलेटर है। मान लो अगर नहीं मन किया तो आपके पास एक और रास्ता है कि आप x को लिख दो, 612, 615, 618, 611, 617। इसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है, आप कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लो। डेविएशन एक वर्ड आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, 9th 10th में भी पढ़ा होगा। डेविएशन जो होता है वो हर डेटा का अपने एवरेज से कितना गैप है आगे पीछे, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। तो मुझे बताओ कि एज्यूम्ड मीन मेथड में इसमें से कोई एक डेटा भी आप ले सकते हो, कोई बाहर का भी डेटा ले सकते हो, कौन सा ले लें एज्यूम्ड मीन? एनी वैल्यू। देखो हमारे पास 615, ठीक है, यहाँ देखो 611 से स्टार्ट हो रहा है और जा रहे हैं हम लोग 18 तक। तो मोर और लेस मिडिल लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। नहीं तो आप 600 भी ले लो तो भी सही होगा, 620 ले लो तो भी सही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो d इज इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया x माइनस 615, जैसा कि एक बच्चे ने बोला था कि मैम आप 615 ले लो, ले लिया मैंने 615। अब देखो 612 माइनस 615 कितना आ गया, -3। 615 माइनस 615 दैट इज 0। 618 माइनस 615 दैट इज 3। 611 माइनस 15 -4। 17 माइनस 15 2। अब सबका सम करो, दैट विल बी सम ऑफ डेविएशंस। d किसके लिए यूज कर रहे हैं, डेविएशन के लिए। सम ऑफ ऑल डेविएशंस इज, देखना 3 2 6 और -7, -1 आ रहा है ना, जस्ट -1। तो यहाँ देखो, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेशन d/n। अब ये जो 615 हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो डेटा को तो बहुत छोटा कर दिया, डेटा को तो बहुत छोटा कर दिया। कहाँ 600 फिगर्स में था और ये डेविएशन सिर्फ 1 में निकल कर गया। एक, अच्छा देख लेते हैं, 3 2 5 4 3, अच्छा ठीक है -2, ठीक है ठीक है -2। अब ये जो 615 हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया था, तो स्टैटिस्टिक्स में रूल होता है, अगर आपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कोई चीज सब्ट्रैक्ट किया है तो उसका ऑपोजिट लास्ट में आपको करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने कभी डेटा को स्केलिंग करने के लिए डिवाइड किया है तो लास्ट में फिर उस फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस समेशन d अपॉन n, a plus summation d upon n. So mean will be equal to a. A is what? Assumed mean is 615. So this is 615 plus summation d is -2 upon n. n कितना है?
1 2 3 4 5, अरे फिर से 5 डेटा ही हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा फिक्स होगा 5 ही होगा। 615 और माइनस कितना हो गया, 2 को 5 से डिवाइड किया तो 0.4। एक चीज और, नेक्स्ट क्लास से आप अपना एक नोटबुक तो रखोगे ही, साथ में एक छोटी सी रफ नोटबुक रख लेना जिस पे रफ कैलकुलेशन वगैरह करो, और कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। कैलकुलेटर में ओनली सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड, साइंटिफिक नहीं है अलाउड। सिंपल कैलकुलेटर में आप बटन देखना जिसमें स्क्वायर रूट बटन होगा, वही वाला आप कैलकुलेटर लेना, स्क्वायर रूट की जरूरत होती है हमें, ठीक है। सिंपल में स्क्वायर रूट बटन उस पर होगा। 615 माइनस 0.4 कितना आ गया, तो 0.6 और 614, दिस इज आवर मीन। तो इजी, ये मीन था किसमें, इंडिविजुअल में। अब इंडिविजुअल के बाद से स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में पहला मेथड है डायरेक्ट। मान लो हमें एक्स में दे रखा है 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन होता है, ये सब आपको आता है, बस हम आपको रिकॉल करा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में आ गया 3 2 7 5 4। मान लो अगर इतना है, इसका मतलब है कि 1 कितनी बार लिखा गया होगा, 1 1 1। 2 कितनी बार आया होगा, 2 2। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है ना, जब इसको आप इंडिविजुअल में ओपन करोगे तो 4 को कितनी बार लिखा जाएगा, कितनी बार, 5 टाइम्स। इसी तरीके से लिखा जाएगा 3 को 7 टाइम्स और 5 को 4 टाइम्स। तो एक टर्म आता है f इंटू एक्स। ये देखो ना कितना 1 है, 3 टाइम्स 1 आ रहा है, तो सारे 1 का सम कितना हो गया, 3। 1 इंटू 3 3। कितनी बार 2 लिखा जा रहा है, 2, तो सारे 2 का सम कितना हो गया, 4। कितनी बार 3 आ रहा है, 7 टाइम्स, तो 21। इसका सम हो गया 20, इसका भी सम हो गया 20। और जब सबका सम करोगे तो दैट विल बी टोटल सम, जो कि इंडिविजुअल में था। ध्यान से सुनो, जो इंडिविजुअल में था x, वो अब समेशन एफ एक्स से आएगा। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, ये आपको पूरे स्टैटिस्टिक्स में हेल्प करेगा। मतलब फॉर्मूला सिर्फ हमें एक इंडिविजुअल में याद करना है, हम डिस्क्रीट के लिए खुद ब खुद बना लेंगे और कॉन्टिन्यूअस के लिए भी खुद ब खुद बना लेंगे। तो जो समेशन x है उसको अब रिप्लेस कर देना है समेशन f इंटू एक्स से, क्योंकि इस बार f भी है, ठीक है। ये बात आई समझ में, ये कॉन्सेप्ट। और एक और चीज आपको याद करना है कि जो इंडिविजुअल में n होता था, वो यहाँ पर समेशन f देगा हमें। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए ना, तो देखो 3 प्लस 2 5 प्लस 7 डेटा 12 हो गया, 12 प्लस 5 4 4 कितना हो गया, एक मिनट, 3 2 5 7 12 5 17 4 21। तो ये n जो है वो अब समेशन f से मिलेगा। समेशन एफ एक्स कितना हो गया, 20 20 40 61 और 4 3 7 68। और मीन का फॉर्मूला, हाँ मीन का फॉर्मूला इंडिविजुअल में क्या था, समेशन एक्स बाई एन, जो कि अब रिप्लेस हो जाएगा मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। याद हो गया ना फॉर्मूला, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से ही याद हो जाएगा, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दिमाग में आप अपने कॉन्सेप्ट को फीड करो कि किस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, क्लियर। तो उस तरीके से आप निकालोगे तो मीन विल बी इक्वल टू 68 अपॉन 21, वॉट एवर इट इज, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आएगा वो आप अपना लिख दोगे। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट इज शॉर्टकट। नेक्स्ट इज शॉर्टकट। सेम क्वेश्चन, यस, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, फाइनल आंसर जो है, देखो स्टैटिस्टिक्स में आपको एक बात बता दें, जब बीच में कोई कैलकुलेशन चल रही है, फाइनल आंसर नहीं है, तो आप डेसिमल के 4 प्लेसेस तक लिखोगे। वो आगे पता लग जाएगा जब हम लोग चैप्टर 3 में एंटर करेंगे ना, 4 डिजिट की जरूरत होती है टेबल वगैरह देखने के लिए, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेंगे, लेकिन फाइनल आंसर में सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे अभी कैलकुलेटर है ना, तो मुझे निकालने दो कैलकुलेटर। वैसे मेरे पास तो साइंटिफिक है, तो अभी हम साइंटिफिक यूज कर ले रहे हैं, लेकिन आप लोग साइंटिफिक नहीं यूज करोगे। 68 बाई 21 क्या आ गया, 68 डिवाइडेड बाई 21, इट्स 3.23। देखो आंसर को कैसे लिखना है, 238095। तो इसको अप्रोक्सीमेट करके लिखेंगे 3.24 लिख देंगे, राउंड ऑफ करके ना, 38 है तो 40 के करीब आ गया, ये सब आप लोगों को पता होगा। तो 3.24 इज दी एक्चुअल आंसर। इससे क्या होगा, आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम मैच करेगा। अगर नहीं भी मैच करता है तो योर आंसर विल बी मोर करेक्ट, क्योंकि आपने बीच में 4 डिजिट तक लिया था।
ठीक है, तो आपका आंसर सही आएगा। तो बच्चे अब देखते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट में सेम क्वेश्चन ले लें, शॉर्टकट में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये था 3275। अब कॉपी हो गया, अब इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दें। ठीक है, शॉर्टकट कहता है कि आप ना डेविएशन लेकर के भी काम कर सकते हो, x माइनस ए। कभी कभी डेटा इस तरीके का होता है, मान लो मैंने डेटा को ना थोड़ा सा चेंज कर दिया, लाइक 231 कर दिया, 232 कर दिया, 233 कर दिया, 234 कर दिया, 235 कर दिया। अब डेटा मोर और लेस एक सिमिलर फिगर पे आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अलग है, तो यहाँ पर आप डेविएशन लेकर के अपना काम आसान बना सकते हो। मान लो मैंने ए कितना ले लिया, ए बताओ ए किसको ले लें, कोई आइडिया? मैंने ले लिया 33 को, सपोज करो। नहीं, 33 को ले लोगे तब तो वही आ जाएगा, कुछ और लो तब मजा आएगा ना फिर। बिल्कुल मिडिल वाला मत लो, नहीं तो फिर डेविएशन 0 आ जाएगा। मैंने 234 ले लिया, सपोज करो। तो अब जब आप डेविएशन निकालोगे 231 माइनस 234 तो -3 आएगा, 232 माइनस 234 -2 आएगा, 233 माइनस 234 -1 0 और 1। लेकिन 231 एक ही 231 थोड़ी है, ऐसे तो 3 वैल्यू होंगे ना, इस तरीके से 231 231 231। देखो बच्चे, मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। जिस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, आपको मेथड पे फोकस करना है। फॉर्मूला ये आप 9th 10th से ही पढ़ते चले आ रहे होगे, लेकिन जिस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, सोचने का तरीका थोड़ा डीप वे में, कि हाँ अब एफ क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है ये समझ रहे हैं। पहले नहीं समझते थे, सीधा रट लेते थे। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। ये आपका वार्म अप चल रहा है, ठीक है। एक बार जब हीट एक बार बॉडी में आ जाती है तो फिर कितना फटाफट एक्सरसाइज करते हैं, वही बात हो रही है। एक बार जब आपका लेवल बन जाएगा चैप्टर 1, उसके बाद से चैप्टर 2 में थोड़ा सा, और चैप्टर 3 से तो सांस लेने का फुर्सत ही नहीं मिलेगा। बहुत लेंथी सिलेबस है थर्ड सेम का। तो इसलिए आप लोग मेथड पे ध्यान दो, और बिल्कुल कंसंट्रेशन इधर से उधर नहीं करना, ध्यान से मेरी बातें सुननी है। ये जो लिख रहे हैं ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 231 3 बार आ रही है वैल्यू, 3 टाइम्स। तो एक का अगर डेविएशन -3 है तो इसका भी -3, इसका भी -3, तो टोटल कितना हो गया? -9 नहीं हो गया डेविएशन? तो इसीलिए टोटल डेविएशन के लिए हम लोग f इंटू डी करते हैं। -9 -4 -7 0 4, f इंटू डी का सम कितना हो गया? 9 4 13। 9 4 13 और 7 कितना हो गया? -21, और 4 चला गया तो -17। ठीक है, तो ये आ गया, नहीं 16 ना, अच्छा -20 था, हाँ हाँ 16 16। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, वो आप लोग खुद भी सही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया f इंटू डी। यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अभी तो आपने मीन का फॉर्मूला पढ़ा था इंडिविजुअल में, क्या पढ़ा था? a प्लस समेशन डी बाई एन पढ़ा था ना। अब यहाँ पर क्या होगा? a तो a ही रहेगा, d रिप्लेस हो जाएगा समेशन f इंटू डी से। हर जगह जहां भी समेशन दिखता है, अब समेशन लेने से पहले आप उस चीज को f से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहां भी n दिखता है उसको आप समेशन f से रिप्लेस कर देंगे। समेशन एफ डी बाई समेशन f। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन इन कौन सा सीरीज? डिस्क्रीट में शॉर्टकट मेथड के लिए ये फॉर्मूला है। फटाफट आप वैल्यूज डाल दो, वैल्यूज डाल देंगे तो मीन विल बी इक्वल टू ए, कितना लिया था हमने? 234। दिस वाज ए, आप मार्क कर लेना कि ए हमने 234 लिया है, नहीं तो बाद में ढूंढते रह जाओगे। समेशन एफ डी इज -16 बाई समेशन एफ इज हाउ मच? 5 4 9 7 16 218 और 3 21 21। कैलकुलेटर है, फटाफट लेकर के निकालो। 234 माइनस, अब मेरे पास साइंटिफिक है तब तो हम कर सकते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 21 ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज कमिंग टू बी 233.23। ठीक है, देखो तो उधर क्या आया था? अच्छा, मैंने तो डेटा बदल दिया था ना, ये 1 2 3 4 5 थे, ये 231 232 233 234 235 है, और सबका ये भी अलग अलग है, फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग है, इसलिए पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का तरीका।
आपको दिमाग में सेट करना है। आपको जिस भी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप अपनी मर्जी से खुद ब खुद जैसा भी दिमाग लगता है आप निकाल सकते हो। अब थर्ड पे आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। थर्ड पे आने से पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अब बच्चे आप लोग थर्ड सेम में आ चुके हो। अब आप सीरियसनेस समझो कि मोस्ट डिफिकल्ट सिलेबस सेकेंड ईयर में ही तैयार किया जाता है। चाहे कोई भी इको ऑनर्स ले लो, मैथ्स ऑनर्स ले लो, बीकॉम ऑनर्स ले लो, बीए प्रोग्राम ले लो, कोई भी कोर्स ले लो, उठा लो, हर जगह डिफिकल्ट पार्ट को थर्ड सेम और फोर्थ सेम में ही डाला जाता है, सेकेंड ईयर में ही डिज़ाइन किया जाता है। फर्स्ट ईयर का कोर्स थोड़ा सा इजी होता है, वो ट्वेल्थ से मिलता जुलता चीज़ सब डाला जाता है, 11 ट्वेल्थ के ही पार्ट होते हैं, उसी को मॉडिफाई करके डाला जाता है। सेकेंड ईयर में बिल्कुल नई चीज़ें आ जाती हैं। थर्ड ईयर में फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेकिन ईजी हो जाता है। थर्ड ईयर में ईजी होने का दो वजह है। एक तो कि बच्चे खुद ब खुद एक्सपीरियंस हो जाते हैं, 2 साल तक इतना उनका हो चुका होता है ना ट्रेनिंग, वो खुद ब खुद इंटेलिजेंट बन जाते हैं, उन्हें पढ़ने का तरीका पता लग जाता है। और दूसरी बात है, थ्योरेटिकल अप्रोच हो जाता है, मतलब रट्टा मारने वाला। तो जो बच्चा स्टूडियस होता है वो खुद ब खुद भी थर्ड ईयर निकाल लेता है, लेकिन बहुत लेंदी होता है तो फिर उन्हें ट्यूशन की जरूरत होती है। लेकिन सेकेंड ईयर में तो आपको ट्यूशन चाहिए ही चाहिए। सेकेंड ईयर अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा ऑनर्स ही बेकार हो जाएगा। तो आपने सेकेंड सेम में मैक्रो पढ़ा है, फर्स्ट सेम में तो कोई ट्यूशन देता भी नहीं है, हर जगह फ्री में दे दिया जाता है क्योंकि वो ट्वेल्थ का ही होता है, मुझे जहाँ तक पता है। माइक्रो जो होता है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो, तो वो तो खैर आपको नहीं लेना पड़ा था ट्यूशन, खुद ब खुद भी कर लिए होगे या फ्री में लेक्चर मिल गया होगा। सेकेंड सेम में मैक्रो का बेस बन चुका है आपका। थर्ड सेम में मैक्रो और माइक्रो दो इंपॉर्टेंट पेपर हैं, ये दोनों करना है क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब एक दूसरे से लिंक है। सेकेंड सेम में मैक्रो पढ़े हो तभी थर्ड सेम में समझ में आएगा, लेकिन आप में से कई बच्चों ने सेकेंड सेम में मैक्रो नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। हम लोग कुछ ऐसे लेक्चर्स आपको बता देंगे, प्रवीण सर यहाँ पर हैं, वो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं माइक्रो मैक्रो में, जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को पता लगेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है वो, मेरे जैसे बोरिंग नहीं है। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि बोरिंग है, लेकिन मैथ्स का टीचर हर जगह बोरिंग हो ही जाता है बच्चों को। एक तो पहले से ही डर जाते हैं कि मैथ्स का टीचर है, ऊपर से बोरिंग होगा ही होगा, ये क्या इंटरेस्टिंग बनाएगा। वो खैर मेरी बात नहीं है, मैथमेटिक्स का ऐसा इमेज ही बना हुआ है। लेकिन अगर मुझसे मिलोगे पर्सनली तो उतने बोरिंग हम भी नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आ रहे थे, प्रवीण सर आपको पढ़ाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है माइक्रो मैक्रो। अगर आपने सेकेंड सेम में उनसे नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, सेकेंड सेम का आपको जनरेट कर दिया जाएगा, वो सर आपको हेल्प कर देंगे कि किस किस टॉपिक को करने से थर्ड सेम में आपको हेल्प मिल जाएगा। लेकिन अगर थर्ड सेम में नहीं करोगे ना तो फोर्थ सेम में फिर रोते रहोगे, आप स्ट्रगल करते रह जाओगे, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। थर्ड सेम में तो माइक्रो मैक्रो ज्वाइन करना ही करना है। तो आप हमारा पैकेज ले सकते हो, आपको मैसेज जाता होगा, कुछ अभी आजकल डिस्काउंट चल रहा है। इनिशियली डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि सभी बच्चे एक साथ आ जाए तो हमारे ऊपर भी बर्डन ना हो। अब वही बच्चे लेट से आते हैं तो फिर उनको बैकअप ये वो बहुत कुछ करना होता है। तो इनिशियली जब भी आपको कोई पैकेज जाए तो वो डिस्काउंट होता है, तो आप उसमें ज्वाइन कर लो। तो आप माइक्रो मैक्रो और स्टैट्स तीनों का पैकेज ज्वाइन करोगे, आपको इक्वली गुड सारे सब्जेक्ट्स आपको अच्छे तरीके से मिलेंगे। हमारे यहाँ पीपी असाइनमेंट कॉन्सेप्ट्स ये सारा कुछ कराया जाता है। ज़्यादा आप नहीं बोलेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसके लिए आपको हाउ टू स्टडी एसएमई वीडियो का जब लिंक जाएगा, आज से कल तक में अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख लेना। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, वापस आ जाओ टॉपिक पे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस में 3 मेथड है बच्चे। कॉन्टिन्यूअस में आपको याद होगा क्लास और फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग पहला मेथड कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। मान लो क्लास में दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। यहाँ पर दिया हुआ है 5 2 4 3। इसका मतलब है, ध्यान से सुनो, कि 0 और 10 के बीच में से कोई वैल्यूज आ रही है, और वो कितनी है? 5 है काउंटिंग में। 5 वैल्यूज आ रही है जो कि 0 और 10 के बीच में है। अब वो 5 वैल्यूज सिर्फ 7 7 8 7 9 है, या कुछ भी हो सकता है ना, 9 9 ही 5 बार हो सकता है, मुझे क्या पता। 5 ये तो बस काउंटिंग दिया हुआ है, कौन कौन सी वैल्यू आ रही है ये तो हमें पता ही नहीं है। कौन कौन सी वैल्यू आ रही है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि क्या आ रहा है? मिड वैल्यू आ रहा है, यानी लोअर प्लस अपर बाई 2। जैसे यहाँ पर 0 और 10 है ना, तो आप 0 प्लस 10 बाई 2 करोगे, आपको क्या मिलेगा? 5। तो यहाँ आप डाल दो 5। मतलब ये मान ली गई बातें हैं कि 5 ही 5 टाइम्स आ रहा होगा, एक्चुअली में क्या आ रहा होगा हमें नहीं पता।
10 और 20 के बीच में 2 है, तो हम मान लेते हैं कि 10 20 का सम करके 30/2 15। और एक मजे की बात है कि अगर यहाँ गैप 10 है, यहाँ गैप 10 है, यहाँ 10 है, 10 है, तो बस अब आप इसमें 10 10 ऐड करते चलो। अगर गैप सेम है तभी ये चीज लगेगा, नहीं तो आप हर जगह केयरफुली लोअर प्लस अपर बाय 2 करोगे। अब खाली इस दोनों सीरीज को देखो, खाली आप एफ और एक्स को देखो, क्लास को भूल जाओ। आपको क्या लग रहा है, ऐसा हमने पढ़ा है अभी? कौन सी सीरीज हो गई? डिस्क्रीट हो गई। यानी कॉन्टिन्यूअस में x निकालते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिस्क्रीट में। और डिस्क्रीट में तो बड़े मजे से हमने पढ़ रखा है, f इंटू एक्स करना है। 25 15 2 जा 30, 25 4 जा 100, 35 3 जा 105। सबको ऐड कर दो, डिस्क्रीट का फॉर्मूला भी वही है। आपको बहुत ही जान करके हैरानी होगी कि कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट में फॉर्मूला लगभग हर जगह सेम है। सिर्फ एवरेजेस में नहीं, डिस्पर्शन में भी देखेंगे और स्क्यूनेस में भी देखेंगे, कर्टोसिस में भी देखेंगे, फॉर्मूला लगभग लगभग सेम ही होता है। सबका सम करो तो 105 205, 205 और 25 230, और 230 और 30 260। एफ करो 4 3 7 2 9 5 14। चलो मीन निकालो फटाफट, 260/14। अब इसको 14 2 जा 28 होता है, तो कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 14, दैट इज 18.57। ये आ गया हमारा मीन। इजी। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट में भी वही करना है हमें, क्लास फ्रीक्वेंसी। मान लो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और इसमें है 4375। अपनी मर्जी से चेंज कर दिया वैल्यू, कोई जरूरी नहीं कि सेम ही हो। अब आप x निकालोगे, x निकालोगे तो 5 15 25 35। सबको समझ में आ रहा है ना? जहां कहीं नहीं समझ में आएगा आप पूछोगे, ये नहीं कि कैसे पूछे और बाकी बच्चे क्या बोलेंगे। लाइव क्लास का मतलब ही होता है कि आप पूछोगे मेरे से डाउट, बिल्कुल रुक करके हम डाउट बताएंगे। जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ते। लाइव क्लास का यही फायदा है, ठीक है? तो आप अपने मन में कोई हेजिटेशन नहीं रखोगे, पूरा का पूरा क्लास में पूछोगे, क्लियर करोगे। एफ इंटू एक्स। अच्छा, एफ इंटू एक्स नहीं करेंगे, ये तो डायरेक्ट था ना। अब हम लोग शॉर्टकट कर रहे हैं ना। शॉर्टकट देखो, किसी ने मुझे नहीं टोका कि मैम डायरेक्ट तो हम लोग कर चुके हैं, आपने फिर से डायरेक्ट लिख दिया। बच्चे आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है? तो अब हम लोग शॉर्टकट कर रहे हैं। शॉर्टकट में अब फिर से देखो एफ और एक्स, तो बस अब हमें डेविएशन निकाल देना, एक्स माइनस ए। किसको ले ले? ए, जल्दी बताओ। 25 को ले ले, एक्स में से लेते हैं ना ए। तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 इज 0, 35 माइनस 25 इज +10। लेकिन अब भी केयरफुल हो जाओ, अभी सम मत करना क्योंकि यहाँ पर एफ भी है। तो एफ इंटू डी करेंगे, एफ इंटू डी करेंगे क्योंकि एक एक्स का डेविएशन -20 आया है। ऐसे 4 हैं, 4 आइटम है बच्चे, 4 बार 5 लिखा गया है। टोटल हो जाएगा एफ इंटू डी, तो -80 -30 0 50। कितना हो गया? -30 -30 -60 हो गया। फॉर्मूला वही है अपना, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। याद हो गया या नहीं? एज्यूम्ड मीन है तो ए को तो ऐड करना ही पड़ेगा, ए को तो ऐड करना ही पड़ेगा। और जो समेशन डी था उसमें हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर समेशन एफ से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ये आ गया हमारा मीन। लेकिन अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू ए की है 25 प्लस समेशन एफ डी इज -60 अपॉन समेशन एफ तो निकाला ही नहीं। 7 5 12 3 16 और 4 20, 20 से डिवाइड कर देंगे। ये मजा आ गया, -3 25 -3 इज 22। तो सिंपल। ये था हमारा कौन सा मेथड? शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड। अब सेम क्वेश्चन लिखते हैं, तीसरा मेथड करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। यस, अच्छा 4 3 7 7 14, ठीक है ठीक है। यहाँ करेक्शन कर लो 19। बच्चे आप लोग मेरे ऑटो करेक्ट हो, आपको पता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ना आगे क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक लाना है, मतलब लोडिंग भी चल रहा होता है, अपलोडिंग भी चल रहा होता है। तो और आप लोगों की तरफ भी ध्यान देना होता है, तो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक आ जाता है तो आप लोग उसी टाइम मुझसे सही करवाओगे। चलो बहुत बढ़िया, 19 से डिवाइड करेंगे तब तो फ्रैक्शन में आएगा।
तो अभी वेट करें, ये डिवीज़न वाला साइन हटा दो। 60/19 तो 25 माइनस, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर इसलिए ब्रैकेट डाल करके कर लेते हैं। आप लोग पहले क्या निकालोगे? 60/19, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ये आ रहा है 21.84210, लगभग लगभग ये आ गया 21.84। नेक्स्ट इज स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, यस, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? 4, 3, 7, 5, सेम क्वेश्चन को मैंने लिख दिया, स्टेप डेविएशन समझा रहे हैं बच्चे, ध्यान देना। 0, 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। एक्स तो निकालना ही है, एक्स के बगैर तो काम ही नहीं होगा। एक्स जब निकालेंगे तो लोअर प्लस अपर बाई 2, so that will be 0 plus 10, that will be 5, that will be 5। next is 10 plus 20 by 2, कितना हो गया? 15। 20 plus 30, 25, अब तो पता ही है 35। एज्यूम्ड मीन में एक डेविएशन निकाला था, दैट इज नॉट आवर फाइनल डेविएशन, तो d इज इक्वल टू, इसको d1 मान लो, x माइनस ए, किसको ले ले? a। मान लो इस बार मैंने 15 को ले लिया। 5 minus 15 minus 10, 15 minus 15 0, 25 minus 15 is plus 10, 35 minus 15 is plus 20। लेकिन बच्चे मैंने कहा ये फाइनल डेविएशन नहीं है, यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ है स्टेप डेविएशन। स्टेप का मतलब होता है कि इस क्लास के बीच का गैप कितना है। देखना जरा यहाँ, देखो तो गैप कितना है, जल्दी बताओ। 0 से 10 के बीच में कितना है? कितना बड़ा स्टेप लिया गया है? 10 का। 10 to 20 में भी 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है। इस चीज को हम लोग h से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, डेट इज 10। कभी कभी इसको i से भी डिनोट किया जाता है 10, कोई कोई बुक इसको c भी लिखते हैं। तो चाहे h हो, i हो, c हो, ऑल रिप्रेजेंट्स क्लास हाइट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लास हाइट। और ये स्टेप डेविएशन हम तभी लगा सकते हैं जब क्लास हाइट सेम हो। क्लास हाइट या फिर क्लास विड्थ कहते हैं, या फिर क्लास गैप कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो। तो फाइनली जो d निकलता है ना, वो इसी क्लास हाइट से हम लोग डिवाइड करके निकालते हैं। यानी यहां पर d का फॉर्मूला हो गया x माइनस ए बाई एच। क्या हो गया? x माइनस ए बाई एच। अब डायरेक्टली x माइनस ए बाई एच करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए पहले x माइनस ए का एक कॉलम निकालो, फिर h से डिवाइड कर दो। h इज हेयर 10, ये आ गया -1, 0, 1, 2। अब भी फिर से इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, f इंटू डी चाहिए हमें, क्योंकि f भी है। f इंटू डी चाहिए, तो 4 इंटू -1 इज -4, 3 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 1 इज 7, 5 2 जा 10, 10 माइनस 4 इज 6, 6 7 13। समेशन एफ डी आ गया। मीन का फॉर्मूला, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, a प्लस समेशन f इंटू डी बाई समेशन f। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट बोला था कि स्टैट्स में अगर कोई चीज हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, तो लास्ट में फिर उसका एडिशन भी करते हैं। यहां पर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो चलो उसका तो निवारण हो गया, जो a सब्ट्रैक्ट किया था तो हमने a तो ऐड कर दिया, लेकिन जो डिवाइड किया है h से, इसके लिए तो कुछ नहीं किया। ऐसे आप किसी डेटा को कैसे 10 से 1 बना सकते हो? तो आप गलत कर रहे हो ना। तो फिर लास्ट में इसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। यस, लेकिन खाली इस टर्म के साथ, क्योंकि जब आपने a निकाला था तो a was not divided with h, so there is no need to multiply h with a at the last। क्या जरूरत है? जब a डिवाइड होकर के निकला ही नहीं था, a तो पहले निकल चुका था ना, h से बाद में डिवाइड किया था, इसलिए a is free from this h effect, a बाहर से ऐड होगा। क्लियर बच्चे? फॉर्मूला आ गया समझ में? इस तरीके से पढ़ने से ना याद हो जाता है फॉर्मूला। अब आपको याद हो चुका होगा। ए की वैल्यू बताओ, स्क्रीन को रुक जाओ, थोड़ा छोटा कर देते हैं ना तो दिखेगा। ए क्या था हमारा? याद है? 15 था, प्लस समेशन एफ डेज 13 बाई समेशन एफ इज वही है ना, 19 है, 7 5 12 3 16, अच्छा 15 और 4 19, 19 इंटू एच इज 10, तो दिस इज 15 प्लस 130 बाई 19। निकालना जरा।
130 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू 6.842 और 15 ऐड कर दिया तो 15 621.842 मेरे ख्याल से सेम ही आ रहा है आंसर। हाँ देखो 21.842 सेम आ रहा है, आना ही है सेम। तो किसी भी मेथड से निकालो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो दैट्स ऑल फॉर मीन कैलकुलेशन। मीन का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। मीन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्हाट इज मीन, तो एवरेज वैल्यू है। कैसे निकालते हैं, तो इंडिविजुअल में दो तरीके होते हैं, डिस्क्रीट में दो तरीके होते हैं, कॉन्टिन्यूस में देयर आर 3 मेथड्स। हर मेथड को हमने सीख लिया। एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपना स्मार्टनेस से शो करने के लिए स्टेप डेविएशन लगा, आपको टाइम बचाना है तो आप सीधा डायरेक्ट मेथड ही कर दो, वहाँ टाइम बचाने से मतलब होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मेथड हमें आता है, बस इतना आइडिया होना चाहिए। लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं सीधा डायरेक्ट मेथड ही लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ मीन निकालना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, कुछ और ही निकालना होता है। मीन तो बस एक छोटा सा रास्ते में एक छोटा सा हेल्प होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने करा दिया। इससे एग्जाम में डायरेक्टली कुछ भी नहीं आना, लेकिन हेल्प जरूर होगा जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है जो कि फर्स्ट चैप्टर से आता है, में कुछ क्वेश्चन में हेल्प तो जरूर मिलेगा। ये बेस है बच्चे, ये हम अभी आपको नहीं बता सकते, ये आपको बाद में पता चलेगा कि अच्छा हुआ मैम हमने बेसिक्स कर लिया था, आप खुद ही समझोगे। तो अब कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हो गया। फिर मैंने लिखा था मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। ट्रिम्ड मीन हम लोग यहाँ नहीं कराते, ट्रिम्ड मीन अलग से कराते हैं, जो कि डिवोर बुक जब हम लोग फॉलो करेंगे ना, अभी डिवोर बुक को नहीं टच कर रहे हैं हम लोग अलग से बेसिक्स कर रहे हैं। जब डिवोर बुक पे आएंगे तो उसमें अपने आप ट्रिम्ड मीन और जो भी बातें होंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रिम्ड मीन अभी नहीं कराएंगे, 4-5 क्लास के बाद जब हमारा मेन टॉपिक चैप्टर 1 का स्टार्ट होगा तब उसमें कराएंगे। अभी बच्चे आप लोग देखो, लिखो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन, इसको कि हम लोग एक्स बार से सिर्फ मीन जो बोलते हैं वही एरिथमेटिक मीन ही होता है। इसमें टोटल 4 to 5 प्रॉपर्टीज हैं। आज क्लास में कितना प्रॉपर्टी कर पाएंगे, 2 ही प्रॉपर्टी कर पाएंगे, क्योंकि हमारे क्लास का टाइम अप होने वाला है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हमारे क्लास का टाइम 8 to 9:30 होगा। आज क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी, तो ये छोटा वीडियो आउटपुट बन करके आएगा। 1.5 आवर की क्लास होती है, तो 1 घंटा 5 1 घंटे 10 मिनट का आउटपुट निकल करके आता है, क्योंकि हम लोग बातें भी करते हैं, ब्रेक भी लेते हैं, आगे पीछे थोड़ा देख करके भी करते हैं, तो आउटपुट एक से सवा घंटे का निकल करके आता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक करेंगे। आज पहले 2 प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग है, और याद रखना हम जो पहली 2 प्रॉपर्टीज करा रहे हैं हम हर क्लास में पूछते हैं। मेरा आदत है कि मैंने जो भी पढ़ाया हर क्लास में आपसे मुझसे रिलेटेड सवाल पूछेंगे, इसलिए क्लास में आने से पहले अगर 8 बजे आप बैठ गए हो तो अपना नोटबुक खोलो और फटाफट 5 मिनट में रिवाइज करो, लिंक पे देखते रहो, हाँ मैम ने अभी एक्सेप्ट किया नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, आप अपना रिवाइज कर लो फटाफट पेज पलट करके, वो अच्छा रहता है। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस का स्टेटमेंट भी आपको याद करना पड़ेगा। सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस पे स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में आता है। सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये तो लैंग्वेज हो गया स्टेटमेंट। मैथमेटिकली सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सम ऑफ, ये लो चलो समेशन का मैंने सिंबल बना दिया। भाई किसका सम, डेविएशन का, ठीक है। हमें पता है डेविएशन हम लोग x माइनस ए लिखते हैं, लेकिन डेविएशन इस बार लेना कहाँ से है, एक्चुअल मीन से लेना है, यानी x बार से इज, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था सम ऑफ फादर्स एंड डॉटर्स एज इज 50, लाइक दिस वे। इज के लिए हम लोग इज इक्वल टू लगाते हैं, याद आ रहा है, जूनियर क्लास अलजेब्रा में आपको इक्वेशन बनाने का तरीका बताया जाता होगा। तो जब भी इज आ जाए आपको मैथमेटिकली क्या पुट कर देना है, इज इक्वल टू इज 0। लो भाई बन गया मैथमेटिकल मीनिंग। मतलब अगर आप इसको लैंग्वेज में पढ़ोगे तो इसी तरीके से पढ़ोगे, सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज 0।
अब इसको प्रूफ करना है। पहले वेरिफिकेशन देख ले, इसका मीनिंग होता क्या है पहले ये देख लो, फिर प्रूफ करेंगे। प्रूफ आता है बच्चे पेपर में। वेरिफिकेशन अपने मेमोरी में ज़्यादा दिन तक रखने के लिए, और कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5, इसका मीन निकाला था हम लोगों ने, x माइनस एक्स मीन, सॉरी, एक्स मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। कितना आया था? 15/5 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर निकालेंगे x माइनस एक्स मीन। 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। सम करेंगे x माइनस एक्स मीन का, यह आ गया 0। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है। आप कहोगे मैम आपने अपने मन में याद कर लिया, यही 5 वैल्यू ले लेते हो इसलिए आपका 0 आ रहा है। ऐसी बात नहीं है बच्चे, आप कोई भी वैल्यू लोगे, आप जब एक्चुअल में इनपुट करोगे तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हमेशा 0 आना ही आना है। आप कोई भी वैल्यू लेकर के देख लेना, आएगा ही 0। तो वेरिफिकेशन आ गया समझ में। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ पे ध्यान देना, क्योंकि ये मेथड आगे अब हर चैप्टर में कंटिन्यू होगा। यस बच्चे, ये देखो x माइनस एक्स मीन है। आप जब समेशन लगाओगे तो समेशन सब पे लग जाएगा, समेशन x भी होगा माइनस समेशन मीन भी होगा। समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समेशन x तो बच्चे समेशन x ही रहेगा। और आपको बता दें स्टैटिस्टिक्स में रूल होता है कि अगर कांस्टेंट का समेशन कर रहे हो तो उसके साथ n लग जाएगा, और अगर किसी और का समेशन कर रहे हो जैसे समेशन x, चलो कांस्टेंट का तो ये ठीक है, यही वाला आपको रूल याद रखना है। कांस्टेंट का सम करते हैं तो उसके साथ n लग जाता है। अब आप ध्यान दो कि मीन जो है ना आपके लिए वो क्या है? कांस्टेंट है। मीन क्या है? कांस्टेंट है। तो मीन की जगह पे आप लिख दोगे मीन इंटू एन। क्या लिख दोगे? मीन इंटू एन। क्या लिख दोगे? मीन इंटू एन, क्योंकि मीन कांस्टेंट है। ये x चाहे जो बदलता रहे, देखो x कभी 1 2 3 4 5 हो रहा है लेकिन मीन नहीं बदल रहा, मीन 3 फिक्स हो गया। अब आपको पता है कि मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन होता है, तो समेशन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एन इंटू एक्स मीन। तो यहाँ पर आप डाल दोगे एन इंटू एक्स मीन किस जगह पे? इसकी जगह पे। और ये भी है एन इंटू एक्स मीन, सॉल्व होकर के नहीं आ गया 0, कैंसिल हो गया। इस तरीके का प्रूफ आपको करना पड़ सकता है एग्जाम में शो करने के लिए। ठीक है बच्चे। फर्स्ट प्रॉपर्टी में, यस, क्या? अच्छा यहाँ देखो, ये जो है सेकेंड वाले स्टेप में समेशन एक्स बार है, तो x बार कांस्टेंट होता है। यहाँ पर देखो जरा, x की वैल्यू चेंज हो रही थी 1 2 3 4 5 किसी भी डेटा के लिए, लेकिन मीन जो है ना वो कांस्टेंट होता है, वो नहीं बदलता। मीन अगर 3 है तो 3 ही रहेगा। अब अगर आप 3 को इतनी बार ऐड कर रहे हो तो कितनी बार ऐड कर रहे हो? आप 5 टाइम्स ही तो ऐड कर रहे हो, तो 5 इंटू 3 यानी कि n इंटू मीन आ जाएगा। तो जब भी कांस्टेंट का सम होता है, ये रूल आपको याद करना है, ये हर चैप्टर में यूज होगा, 1 2 3 4 5 हर चैप्टर में आएगा ये। तो हम उसके साथ सिंपली n लगा देते हैं, सॉल्व होकर के लिख देते हैं। तो यहाँ मीन का सम था तो n लिख दिया। समेशन x को कुछ नहीं कर सकते, ये तो समेशन के साथ ही रहेगा। तो समेशन x, अब फिर जब हम लोगों ने इसको देखा दूसरे वाले फॉर्मूला से कि मीन इज इक्वल टू होता है समेशन x बाई एन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, समेशन x की वैल्यू क्या आ गई? n इंटू मीन की जगह पे लिख दिया n इंटू मीन। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, आ गया 0, प्रूफ हो गया। ओके, अब है प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 ध्यान से देखें, sum of square of all the deviations, sum of square of all the deviations is minimum, is minimum if deviations are
taken from actual mean. If deviations are taken from actual mean. इसका मतलब है, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा, ध्यान से सुनो। सम ऑफ स्क्वायर, किस चीज का स्क्वायर, डेविएशन का, x माइनस ए, ये मिनिमम होगा। कब मिनिमम होगा? इफ a इज इक्वल टू एक्स बार है, इफ डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, अगर डेविएशन में a की बजाय हम लोग मीन ले लें तो इसके स्क्वायर का सम क्या आएगा, सबसे कम आएगा। वेरिफिकेशन देखो बच्चे, वेरिफिकेशन सब दिमाग में सेट होगा ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। फिर से वही मेरा फेवरेट नंबर 1 2 3 4 5 ले लिया मैंने। अब आप एक काम करो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर करो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर करो, जितने भी हैं सबसे स्क्वायर, मतलब डेविएशन लेकर के सबका स्क्वायर करो। देखो तो जरा, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 1 4 4 का स्क्वायर 16। समझ में आ रही है बात सभी को? इसी तरीके से 2 से निकालो, ये है 1, 1 माइनस 2 इज 1, माइनस 1 1 का स्क्वायर हो गया, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 3, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 4, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, x माइनस 3 करेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 4 1 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, x माइनस 5, 1 माइनस 5 4 का स्क्वायर 16, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 5 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 5 1, 5 माइनस 5 0। समझ में आया सभी को मैंने क्या किया? इन सभी x में से डिफरेंट डिफरेंट जो थे वैल्यू, सबको माइनस करके स्क्वायर भी लगे हाथों कर दिया। अब जरा सबका सम निकालना। ये देखो 16 9 25 और 5 30, 9 4 13 2 15, इधर हो गया 4 4 8 9 10, इधर आ गया 9 4 13 14 15, 16 9 25 और 5 फिर 30। वैसे देखना मिनिमम कौन सी वैल्यू है, मिनिमम इज 10। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये क्यों है मिनिमम? क्योंकि हमने 3 लिया है, और ये 3 क्या था अगर आपको याद है तो इन सब का एवरेज होता है 3, 1 2 3 4 5 का। तो दिस वाज एक्स मीन, तो ये था एक्चुअल मीन, इसलिए इसके स्क्वायर का सम क्या आ गया है, मिनिमम। इसलिए इसके स्क्वायर का सम क्या आ गया है, मिनिमम। क्लियर बच्चे? हम्म हम्म नहीं, आप गलत समझ रहे हो। हमने पहले x माइनस 3 का स्क्वायर किया है, फिर उसका सम किया है। ठीक है, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव में बदल गया ना। देखो जरा यहाँ, समझ में आ गई बात? x माइनस एक्स मीन किया था, स्क्वायर तो किया नहीं था, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर के तब जीरो हो रहा है। सारे नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन एक दूसरे को कैंसिल करें, लेकिन हमने तो यहाँ स्क्वायर कर दिया, तो ये तो अब जीरो हो ही नहीं सकता, ये तो अब जीरो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा, तो उसमें हम मिनिमम देखेंगे। आ गई बात समझ में? आप समझ रहे थे कि समेशन x माइनस 3 है और फिर उसका होल स्क्वायर, अगर ऐसे होता ना तो ऐसे लिखते हम लोग, पूरा होल ब्रैकेट देकर के स्क्वायर करते। अगर ऐसे कभी लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना, अगर होल ब्रैकेट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब समेशन इस चीज पे है। ठीक है, ये भी सब पढ़ने का तरीका होता है, धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। चैप्टर 6 तक जाते जाते ना, ये हर चैप्टर में करना है, चैप्टर 6 तक, तो अपने आप हो जाएगा। अब देखो बच्चे, आज तो टाइम अब बहुत कम रह गया है, तो अब हम लोग इसका जो है ना प्रूफ, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ में मैक्सिमा मिनिमा जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, वही सब कुछ यहाँ भी करेंगे।
मतलब स्टैटिस्टिक्स में भी कैलकुलस यूज होता है, मैथमेटिक्स हमें यूज करना होगा, मैक्सिमा मिनिमा ये सब करने के लिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ है आगे हमें करना है। तो इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 2, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 2। तो आज के लिए इतना ही है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में ये थोड़ा अच्छा प्रूफ है, इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में। इस प्रूफ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि कुछ बच्चे जो आज नहीं आ पाए हैं वो नेक्स्ट क्लास में आए तो उनका ये मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज तो कोई डाउट क्लास नहीं लगेगी, अभी कुछ 2-3 दिन क्लास हो तभी तो डाउट क्लास स्टार्ट होगी। आपको पता है कि हमारे हर क्लास के बाद डाउट क्लास होती है। जब कुछ क्लासेज हो जाएंगे, अभी स्टार्टिंग है, आज फर्स्ट डे, इसलिए कोई डाउट तो आपको होगा नहीं। तो 4 to 5 डेज बाद डाउट क्लास हमारी लगेगी। तो जैसे अभी क्लास खत्म हो रही है, इसके बाद आधा घंटा डाउट क्लास लगेगी, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, जितने देर में डाउट खत्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग भी आपको भेज दिया जाएगा, जो टाइमिंग आपको भेजा जाएगा आप लोग उसी टाइमिंग पे आओगे। और प्लीज़ आप लोग रिवाइज करके आए, पढ़ करके आए। ये नहीं सोचे कि ये तो पेपर में नहीं आना है तो क्यों पढ़ करके आए। पेपर में नहीं आना है, लेकिन अभी तो नेक्स्ट बेसिक के क्लास के लिए फर्स्ट बेसिक के क्लास का इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगा। तो अभी हमारा मीन खत्म नहीं हुआ है, मीन अभी नेक्स्ट क्लास में चलेगा और मीडियन भी हो जाएगा उस क्लास में। फिर एक क्लास में मोड, मतलब 3 क्लास में एवरेजेस हो जाता है, फर्स्ट टॉपिक, फिर सेकंड टॉपिक में 2 क्लास लगती है और थर्ड टॉपिक में 1 क्लास लगती है, इसलिए 6 to 7 क्लासेस आपका बेसिक्स में लगी जाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, और ये क्लास आपको यूट्यूब पे भी अब मिल जाएगा, लिंक आपको भेजा जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो, अभी ओपन क्लासेस लग रही है, अभी 2-3 क्लास तो ओपन ही रहता है, इसमें आ सकते हैं, उसके बाद से फिर उनको आना रोक दिया जाएगा, फिर एडमिशन लेने के बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा यहाँ आने के लिए। तो माइक्रो मैक्रो भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें, ये मेरा सजेशन होगा। ये नहीं कि मैम तो प्रमोट करेंगी ही, आपके भलाई के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि फिर आप बाद में रहोगे, आप कहोगे कि मुझे कोई समझाने वाला था नहीं। तो माइक्रो मैक्रो थर्ड और फोर्थ सेम में तो ट्यूशन सबको लेनी ही चाहिए, 3-3 पेपर की तो जरूर से जरूर लेनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।